अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं प्रोफेसर सईद मलिक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज से पहले जो मैंने एक रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की हुई है वो तहसीलदार के एग्ज़ाम की मैंने अपलोड की थी, उसमें एक्ट के हवाले से। तो उसमें लेक्चर 1 अपलोड किया था, उसके बाद अब लेक्चर 2 की नहायत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो है ना वो अपलोड करने जा रहा हूँ। और मैंने आपको पहले भी जो एक फ़ाइल तैयार की थी उसमें भी उन MCQs के साथ साथ ऐसी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसके साथ और भी काफ़ी सारी MCQs बनते थे। और इंशाल्लाह आज भी जो MCQs की फॉर्म में मैं एक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसके साथ भी उम्मीद करता हूँ ऐसी वजाहतें आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद MCQs बन सकेंगे। जी तो वीडियो में MCQ स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सके। लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी। लास्ट टाइम भी 15 क्वेश्चन ही था और अब भी 15 ही है। ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 16 आना था। तो क्वेश्चन नंबर है जी, हाउ 15 है, हाउ कैन अ बाउंड्री मार्क बी डिफाइंड। कि बाउंड्री मार्क को जो है ना किस अल्फाज में, आप कैसे अल्फाज में जो है ना इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये है जी, इसके पहले मैं आपको बाउंड्री मार्क की एक उर्दू में सादा अल्फाज में आपके साथ मैं इसकी डिटेल शेयर करता हूँ कि जैसे कि दो लोगों की ज़मीनों के दरमियान वाला जो मैंड होता है, इसको मैंड भी कहा जाता है, या पंजाबी में मैं इसको एक बन्ना कह लूँ कि दो ज़मीनों के दरमियान, जैसे एक किला एक भाई का होता है, एक किला दूसरे किसी और का हो गया, उसके दरमियान हद बंदी के लिए एक बन्ना सा बना होता है। ठीक है जी, तो उसको बाउंड्री मार्क कहा जाता है। ठीक है, ये मिट्टी का भी बना हो सकता है, ये कंक्रीट का, पत्थर का और काफ़ी सारी चीज़ों का भी ये बना हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन है कि इरेक्शन ऑफ अर्थ, इरेक्शन ऑफ स्टोन, इरेक्शन ऑफ स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड। तो ये तीनों चीज़ों से जो है ना ये जो बाउंड्री मार्क है ये बनाई जा सकती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका है जी, व्हाट इज़ मीट बाय डिफ़ाल्टर। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिफ़ाल्टर। अब जैसे कि आपको पता है कि ये लैंड एक्ट है, पंजाब लैंड एक्ट 1967। तो एक्ट के हवाले से हम हर चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ना कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से उसको देखेंगे। डिफ़ाल्टर सादा लफ्ज़ों में कह दूं कि ऐसा बंदा जिसने गवर्नमेंट से कोई जगह ली हो और उसके पैसे उसने ना दिए हों। इसका ऑप्शन थीफ है, डाकोट है, डोकेट है। और तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाए, अ पर्सन वू डज़ नॉट पे रेवेन्यू एरियर्स। मतलब उसने रेवेन्यू 50,000 देना था, ठीक है जी, और उसने 30,000 पे किया और 20 रह गया। ठीक है जी, उसने नहीं पे किया, ये सारा नहीं किया, तो वो बंदा डिफ़ाल्टर होगा। अ पर्सन वू डज़ नॉट पे रेवेन्यू एरियर्स। ठीक है जी, सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अ रेवेन्यू एस्टेट मीन एनी एरिया विच हैज़। कि ऐसी रेवेन्यू स्टेट मीन एनी एरिया विच हैज़, ऐसा एरिया जिसके पास हो। तो मैं आपको यहाँ साथ साथ जो है ना वो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस तमाम जो डिटेल है। तो ऐसा एरिया या ऐसा गांव, ये मैं आपको स्टेट के हवाले से बता रहा हूँ, रेवेन्यू स्टेट कौन सी होती है। ऐसा एरिया या ऐसा गांव कह लें आप कि जिसके पास अपना रजिस्टर हकदारान ज़मीन हो, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट हो, कि मतलब सबूत हो कि इसके हम मालकान हैं। ठीक है जी, तो उस सूरत में इसकी दूसरी सूरत, जैसे दूसरा ऑप्शन है सेपरेटली असेस्ड लैंड। सेपरेट उसको जो है ना वो रेवेन्यू स्टेट की तरफ से अलाट की गई हो, या इसको रेवेन्यू स्टेट उस जगह को कहा गया हो। या फिर इसका तीसरा ये भी हो सकता है कि डिक्लेयर्ड बाय BOR। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऐसी जगह जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी रिकमेंड किया हो कि ये रेवेन्यू स्टेट है। सवाल था कि किस एरिया को रेवेन्यू स्टेट कहा जाएगा जिसके पास एक तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, सेपरेटली असेस्ड किया गया हो, या फिर BOR ने उसको जो है ना वो कहा हो। तो ऐसी तमाम जगह को रेवेन्यू स्टेट कहा जाता है। इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा जी, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। A land which is irrigated by a canal, tube well, spring, tank is called as।
इरीगेटेड है या अनइरीगेटेड है या बरानी लैंड है या ऑल ऑफ दीज है। देखिए जी, यहाँ टू द पॉइंट जवाब बताने से पहले मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि बरानी लैंड क्या होती है। बरानी लैंड, बरानी ज़मीन वो होती है जो बारिश से सैराब हो, ठीक है जी। और उसके बाद इरीगेटेड लैंड, इसका आंसर है इरीगेटेड लैंड वो है जिसको आप अपने कोशिश किए गए ज़राए के थ्रू उसको सैराब करें। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ कैनाल है, ट्यूबवेल है, स्प्रिंग है, टैंक है, आप कोशिश करके उसको सैराब करें तो वो इरीगेटेड लैंड होगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इरीगेटेड है। और अनइरीगेटेड का भी बता दूं कि ऐसी ज़मीन जो नेचुरल डिसास्टर के ज़रिए जो है ना सैराब की जाए या सैलाब के थ्रू इसका सैराब का अमल हो, उसको अनइरीगेटेड कहा जाता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको तीनों के हवाले से बता दिया गया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ट्यूबवेल कनाल के ज़रिए जो होता है उसको इरीगेटेड लैंड कहा जाता है। देखें जी, ये एक्ट है, इसकी मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि ये तहसीलदार की डेजिग्नेशन है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है जी, नेक्स्ट है जी लीगल प्रैक्टिशनर मीन, कि लीगल प्रैक्टिशनर का जो है ना वो मतलब क्या है। देखें जी, अगर एक्ट के अकॉर्डिंग आपने देखना है तो डेफिनेशन में यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन एडवोकेट भी है, अथोराइज्ड एजेंट भी है, बोथ ऑफ दीज भी है या नन ऑफ दीज भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्ट में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें उसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो आपके पास आंसर होगा बोथ ऑफ दीज वाला। एडवोकेट भी कर सकता है, ऑथोराइज्ड पर्सन एजेंट भी कर सकता है। अब एडवोकेट की आपको वजाहत पता होगी, ऑथोराइज्ड पर्सन की मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन कर देता हूँ कि ऐसा बंदा जो किसी पार्टी के बिहाफ पर जो है ना वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो सके, कोई ना कोई उसके पास पावर हो, तो उसको फिर ऑथोराइज्ड एजेंट कहा जाता है, ठीक है जी। और एडवोकेट तो वैसे ही लीगल बंदा होता है। अगर आप ऐसे बिल्कुल टू द पॉइंट देखें, लीगल प्रैक्टिशनर तो सिर्फ एडवोकेट ही होता है, ठीक है जी। लेकिन डेफिनेशन के हवाले से एक्ट के हिसाब से तो उसमें एडवोकेट और अथोराइज्ड एजेंट दोनों का जिक्र है, तो इसका राइट ऑप्शन सी वाला होगा, बोथ ऑफ दीज, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द असेट्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस आर कॉल्ड एज, ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि जब किसी का कोई लैंड है, रेवेन्यू लैंड किसी ने ली हुई है जी, ठीक है जी, रेवेन्यू स्टेट है, तो वहाँ पे वो बिलफर्ज काश्तकारी करता है। काश्तकारी बिलफर्ज उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, 50,000 उसका ख़र्चा हो गया, ठीक है जी। तो ख़र्चा होने के बाद जो बचत उसकी आती है 50 लाख रुपया, 50,000, 1 लाख है तो 50,000 खर्चा हुआ, 50,000 उसकी बचत है। तो उस 50,000 के ऊपर उसने जो है ना वो टैक्स देना होता है। तो सीधी सी बात बताऊं कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो रकम बचती है ना उसको आप नेट एसेट्स कहा जाता है, ठीक है जी। ए वाला ऑप्शन यही वो पूछ रहा है कि ऐसे एसेट्स जो डिडक्शन और एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो बच जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो वो जो रकम बच जाती है जिसको आप प्रॉफिट भी कहते हैं उसको नेट एसेट्स कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी रेट्स एंड सीजेस आर ऑलवेज पेड बाय, कि रेट्स एंड सीजेस जो है ना वो कौन पेड करता है, ठीक है जी। तो इसकी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूँ कि ऐसे टैक्सेस जो ज़मीन पर लगते हैं, ठीक है ना, बचत पर दिया गया टैक्स और जो बचत होती है उस पर जो टैक्स दिया जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, 1 लाख आया जी, 50,000 खर्चों का निकल गया, 50,000 उसका प्रॉफिट है, और जो टैक्स होता है वो हमेशा बचत पे दिया जाता है, ठीक है जी। और बचत पे जो टैक्स होता है उन टैक्सेस को रेट्स एंड सीजेस कहा जाता है। और यहाँ सवाल ये है कि इसको पेड कौन करता है, तो इसको पेड जो है ना वो लैंड ओनर्स करते हैं। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एनी मार्क विच इज़ डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड एज, तो जैसे कि प्रोमिनेंट हुआ है इसको सर्वे मार्क्स कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके साथ शेयर कर दूँ कि जो है ना वो जैसा कि एक प्लाट एक ज़मीन है, लाइन बाय लाइन, एक किला, दूसरा किला, तीसरा किला, चौथा किला, ठीक है जी। जैसे किले ये साथ साथ होते हैं, इसको जब सर्वे ऑफ पाकिस्तान इसको मेंशन करते हैं कि नंबर 1 नंबर किला, दूसरा नंबर किला, चौथा, ये जो 1 2 3 4 हैं इसको खसरा नंबर भी कहा जाता है, ठीक है जी। और जब इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट नंबरिंग करता है तो उसको फिर जो है ना वो
इसको सर्वे मार्क्स का नाम का, जैसे सर्वे मार्क्स और खसरा नंबर ये एक ही चीज़ है, ठीक है जी। लेकिन जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स करेंगे तो फिर उनका नाम भी अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो पूछा जा रहा है सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट ऑप्शन ए वाला होगा, सर्वे मार्क्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द लैंड विच इज़ इरीगेटेड बाय रेन फ्लड एंड हिल्स टूरिस्ट टोरेंट्स इज़ कॉल्ड एज। देखिए जी, मैंने अभी पहले भी बताया, बारानी जो बारिश से शराब हो, इरीगेटेड जो टैंक ट्यूबवेल्स वगैरह से शराब करें आप, वो इरीगेटेड लैंड। और जो नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड्स वगैरह जो है ना, उनसे शराब हो तो इसको अनइरीगेटेड का नाम दे दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ इसका आंसर होगा अनइरीगेटेड लैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, एनी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू कलेक्ट और सुपरवाइज फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज़ नोन एज, कि ऐसा बंदा जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, उसको मतलब कौन सा बंदा है जो टैक्स इकट्ठा करता है। ऑप्शन में है जी पटवारी, कानून गो या लंबरदार। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। काफ़ी जगह पे पटवारी भी कर लेते हैं, कानून गो भी कर रहे होते हैं और लंबरदार भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करूँगा कि मोस्टली जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो लंबरदार करते हैं, ठीक है जी। और लंबरदार इकट्ठा करने के बाद हर लंबरदार को रेवेन्यू इकट्ठा करने पे 5% दिया जाता है, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाजमन याद रखें, इसमें से भी MCQs आ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है जी, बाय वूम द डिवीजन विल बी क्रिएटेड इन द प्रोविंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे होगा कि कौन सा जो है वो बंदा प्रोविंस को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन है जी गवर्नमेंट, BOR, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन देखें जी, एक्ट है, ये एक्ट पंजाब प्रोविंस का है, ठीक है जी। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वही जो है ना वो डिवीजन को क्रिएट करता है, उसी के पास ही पावर होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अ डिवीजन मे कंसिस्ट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर है जी 2 और मोर। ज़्यादा की हद कोई नहीं है जी, ज़्यादा मैक्सिमम आप जितने रख लें, लेकिन कम अज़ कम 2 और मोर, कम अज़ कम 2 या उससे ज़्यादा, 2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कैन बी क्रिएटेड इन पंजाब प्रोविंस, यहाँ पे पंजाब आना था, ठीक है जी। एक्ट हम पंजाब के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं या 25 हैं, नो लिमिट या नन ऑफ दिस। तो 27 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो नो लिमिट है, ठीक है जी। तो यहाँ लिमिट कोई नहीं है, एक डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। राइट ऑप्शन इसका क्या है जी, नो लिमिट। नेक्स्ट है जी, द डिस्ट्रिक्ट्स इन अ डिवीजन विल बी क्रिएटेड बाय, जो डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट हैं डिवीजन के अंदर उसको तकसीम कौन करता है। तो देखें जी, इसमें भी जो राइट ऑप्शन है इसका वो भी जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। जो अथॉरिटी डिवीजन क्रिएट करती है वही अथॉरिटी ज़िले भी क्रिएट करेगी। यहाँ पे इसको थोड़ी सी बात ये कॉमन कर लें कि जो अथॉरिटी ज़िले में डिवीजन का तयन करती हैं वही डिस्ट्रिक्ट का भी वही करती हैं। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, बाय वूम अ डिस्ट्रिक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू तहसील, कि कौन जो है वो डिस्ट्रिक्ट से अब बात तहसील में आ गई है। तो बात अब भी वही है जी कि जो अथॉरिटी डिवीजन बनाती है वही अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बनाती है और वही अथॉरिटी तहसील बनाती है। तो इसका भी राइट ऑप्शन ए वाला होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अ सब डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ डैश तहसील, कि सब डिवीजन जो है ना उसमें कितनी तहसीलें होती हैं। अब सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा यहाँ आपको फ़र्क बता दूँ सब डिवीजन का और तहसील के वाले से, ठीक है जी। तो 2 या 3 तहसील जब मिलें उनको मिला के उनको सब डिवीज़न बना दिया जाता है, ठीक है जी। और तहसील का आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट क्या है, और 2 या 3 जो है ना वो तहसीलों को मिला दिया जाए तो उसको सब डिवीज़न का नाम दिया जा सकता है, ठीक हो जी। और इसका राइट ऑप्शन जो है वो है जी 1 और मोर, ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर आर मेंशन इन द पंजाब लैंड एक्ट 1967, ठीक है जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 6 है जी। इसका जो है ना वो
SMBR साहब आपको बताया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं। फिर कमिश्नर है, फिर उसके बाद कलेक्टर होते हैं, फिर कलेक्टर के भी 2 ग्रेड 1 ग्रेड 2 के ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। ठीक है जी, कलेक्टर होते हैं, उनके भी असिस्टेंट होते हैं। तो ये इनको जो नंबर ऑफ़ डेजिग्नेशन है यहाँ पे, वो इसकी तादाद होती है जी 6। ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन क्या है जी 6 है। नेक्स्ट है जी लीगल सॉरी ये इसका आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट है जी द टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन द हिरार्ची ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। तो मैंने जैसे कि पिछले MCQs में भी बताया है जी कि इसमें पूछा गया है जी कि रेवेन्यू ऑफिसर इन हिरार्ची में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है। तो सबसे बड़ा ऑफिसर SMBR साहब होते हैं। यहाँ पे जो A ऑप्शन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये राइट ऑप्शन है। यहीं पे SMBR साहब बैठते हैं। इनका हेडक्वार्टर लाहौर में है। तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी जहन नशीन रखनी है आपने। तो BOR के साथ स्लैश लगा के मेरे ख्याल में SMBR लिखना चाहिए था। ठीक है जी, तो A ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी इसका वो शैल अपॉइंट अ कमिश्नर ऑफ द डिवीजन एंड अ कलेक्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। के कौन हैं, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी पावर है जो डिवीजन में कमिश्नर की तैनाती करता है और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर की तैनाती करता है। ऑप्शन आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या ऑल ऑफ दीज। तो मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ एक कॉमन बात कि ये एक्ट पंजाब के हवाले से है। ठीक है जी, और जो अथॉरिटी डिवीजन बनाती है, डिस्ट्रिक्ट बनाती है, तहसील बनाती है, वही अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वही कमिश्नर बनाएगी और वही कलेक्टर की तैनाती करने की मजाज अथॉरिटी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे जो आंसर है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी वो शैल अपॉइंट एन एडिशनल कमिश्नर इन द डिवीजन एंड एन एडिशनल कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सेम लाइक डैट मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, एक्ट पंजाब के वाले से है और गवर्नमेंट पंजाब को सारे इख्तियारात होते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर की तैनाती भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। A ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हाउ मैनी असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट। के कितने जो है ना वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के होते हैं और ग्रेड 2 के कितने ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो क्लियर कर दूं कि पहला पॉइंट तो ये है कि जितने सर्कल होंगे उतने ही असिस्टेंट कलेक्टर बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो और जो है ना वो सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि जितने सर्कल होंगे उतने AC होंगे असिस्टेंट कलेक्टर। और दूसरी ऑन द अदर हैंड ये बात भी हो सकती है कि सम टाइम एक असिस्टेंट कलेक्टर के अंदर 2 सर्कल भी उसको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, 3 4 5 भी हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। लेकिन अलग भी बनाए जा सकते हैं और इस तरह भी हो सकते हैं कि 4-5 सर्कल एक ही AC के अंडर कर दिए जाते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है जी, ये इस फाइल की लास्ट MCQs था जो अपनी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs इकट्ठे करके आपके लिए फ़ाइल बनाई है, रेडी की है। और उम्मीद करता हूँ आप सबका जो पेपर है वो भी इंशाल्लाह होपफुली अच्छा हो जाएगा और साथ साथ वो डिटेल भी शेयर की है ताकि उससे फ़र्दर कोई MCQs बन सकता हो तो आपको उसकी भी टेंशन ना लेनी पड़े। ठीक है जी, इतनी मेहनत की गई है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और शेयर कर दिया करें। सदका जारिया समझ के आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन सोशल मीडिया की अवेयरनेस उनको नहीं है। काइंडली शेयर कर दिया करें ताकि आपका फ़ायदा, आप रेलेवेंट नहीं भी होते हैं तो दूसरों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी, आसान तरीन वर्डिंग में ये सारा कुछ किया जाता है ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।